हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की इनकम टैक्स या फिर कहें इनकम टैक्स लैंड प्रैक्टिसेस की क्लासेस चल रही थी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था रेजिडेंशियल स्टेटस के बारे में कि निवासी स्थिति क्या होती है, कितने तरह के रेजिडेंट होते हैं, निवासी होते हैं, और कैसे उनको माना जाएगा कि कब वो इंडिया में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है या फिर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, कैसे उनको समझा जाएगा। तो उसके लिए हमने बेसिक कंडीशंस को और एडिशनल कंडीशंस को समझा था, और साथ ही कुछ इसके इलस्ट्रेशन देखे थे कि किस तरह से इसे निकाला जाता है। इस वीडियो में उसमें पहले हम आगे एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिससे कि हमारी थोड़ी सी रिकॉल भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उसके बाद हम चलेंगे कि जो इनकम दे रखी होती है तो कैसे ये डिसाइड किया जाता है कि कौन सी इनकम किसके लिए, किस तरह के रेजिडेंट या निवासी के लिए टैक्सेबल होगी या नहीं होगी, कैसे देखा जाता है, साथ ही उसे कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ये आज हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फिर तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल्स की तरफ ही चलते हैं, क्योंकि हम थ्योरी इसकी पढ़ चुके हैं। बेसिक कंडीशंस को, एडिशनल कंडीशंस को हम समझ चुके हैं अच्छे से। अब हम इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं हम। निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए करदाताओं की निवासी स्थिति बताइए। तो यहाँ पर दो क्वेश्चंस दे रखे हैं, ए और बी। यहाँ पर आपको ये देख के बताना है, जो भी इनकी दे रखा होगा क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग ये उस कर निर्धारण वर्ष में, उस असेसमेंट ईयर में निवासी हैं, अनिवासी या फिर असाधारण निवासी हैं। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अजय भारतीय नागरिक हैं। वह 18 अप्रैल 2021 को ईरान गया और वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत वापस न आ सका। Ajay is a citizen of India. He left for Iran on 18th April 2021 and could not return to India till the end of the financial year 2021 to 2022. तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि वो इंडियन सिटीजन थे। सिटीजनशिप क्या थी, इट्स डजंट मैटर। अगर आप निकाल रहे हैं निवासी स्थिति, तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ उसकी नागरिकता क्या है से मतलब नहीं होता है। कितने दिन वो भारत में रहा है, इंडिया में रहा है, हमें वो देख के चलना होता है। 18 अप्रैल 2021 को वो ईरान गए थे, इंडियन थे, यहाँ पर ही इंडिया में ही रह रहे होंगे, यानी कि 18 अप्रैल 2021 से पहले तक वो भारत में ही रहे थे। 18 अप्रैल को गए थे। और हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है? हमारा फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है, तो आपको पता ही है कि फाइनेंशियल ईयर जो शुरू होगा वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है, और वो 18 अप्रैल को गए थे, यानी कि कितने दिन सिर्फ रहे हैं इंडिया में? वो सिर्फ रहे हैं 18 दिन ही इंडिया में रहे हैं उस फाइनेंशियल ईयर में। उसके बाद वो चले गए थे, और उसके बाद की कोई भी सिचुएशन बताई गई, उसके बाद जो बताया है कि 2021-22 के अंत तक वो वापस नहीं आ सके। यानी कि अगर हम गत वर्ष में प्रीवियस ईयर में जाकर के देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 22-23 के लिए निकालेंगे ना उसका कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर, जैसे क्वेश्चन में आपके दे रखा था, तो प्रीवियस ईयर उससे पहले का वर्ष हो जाएगा। पहले का वर्ष हो गया हमारा 21-22 में कह रहा है कि वो सिर्फ 18 दिन के लिए इंडिया में रहे हैं। तो पहली जो शर्त थी आधार हमारी 182 दिन की, वो पूरी नहीं होगी, और दूसरी शर्त जो थी हमारी कि कम से कम प्रीवियस ईयर में 60 डेज इंडिया में रहा हो, वो भी पूरी नहीं होगी। तो जब दोनों बेसिक कंडीशन, आधार शर्तें ही पूरी नहीं हो रही हैं, तो ना तो वो साधारण निवासी हो सकता है और ना ही असाधारण निवासी हो सकता है। वो क्या सिर्फ हो सकता है? वो अनिवासी होगा, नॉन रेजिडेंट होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नॉन रेजिडेंट, जैसे कि आपके आंसर में यहाँ पर दे भी रखा है नॉन रेजिडेंट। तो क्वेश्चन में इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो बेसिक कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर बेसिक कंडीशंस पूरी नहीं होती तब हमें आगे ये देखना होता है कि अगर बेसिक नहीं हो रही तब तो आगे कुछ देखना ही नहीं, सीधे सीधे पता चल गया कि वो अनिवासी। अगर बेसिक कंडीशन हमारी पूरी होती है तब हम एडिशनल पर चलते हैं, ये देखने के लिए कि साधारण मानेंगे या असाधारण मानेंगे। अब एक क्वेश्चन बहुत बड़ा आता है, आपको ये तो पता चल गया अनिवासी है, लेकिन अब कंफ्यूजन होती है कि इसको लिखें कैसे, इसको दिखाएं कैसे हम, क्योंकि आंसर जो लिखना होगा एग्जाम में आपको, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तब तो आपको सीधे सीधे आंसर टिक कर देंगे अनिवासी। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आपके यहाँ हो रहे हैं तो वहां पर आपको इसको लिखना होता है। तो बच्चे कंफ्यूज इसमें हो जाते हैं कि इसको लिख के कैसे दिखाएं। आप एज इट इज ही लिख दीजिए कि गत वर्ष 2021-22 में निवासी क्या था, शर्तों को उन्होंने पूरा नहीं किया है, जो बेसिक कंडीशन थी, तो कोई एक भी शर्त वो पूरी नहीं कर पाते हैं, ना वो 182 दिन इंडिया में रहे हैं और ना ही 60 डेज इंडिया में रहे हैं गत वर्ष में, इसलिए वो अनिवासी कहलाएंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही आपको लिख देना है।
क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे दिखाना है, क्योंकि अक्सर बच्चे यहाँ पर यही कंफ्यूज होते हैं कि ये तो पता चल गया और कि यहाँ पे कुछ डेज तो जोड़ने नहीं थे, तो कैसे हम इसको लिख कर दिखाएंगे, आंसर कैसे हम देंगे। तो आपको एज इट इज ऐसे ही लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम भारत में 20 वर्ष रहने के पश्चात 10 मार्च 2019 को यूएसए गया व 10 सितंबर 2021 को भारत वापस आ गया। Gautam left for the USA on 10th March 2019. After having lived in India for 20 years, he returned to India on 10 September 2021. तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो गौतम था वो इंडिया में 20 वर्ष रहे हैं, ठीक है। 10 मार्च 2019 को यूएसए गए थे और वो 10 सितंबर 2021 को भारत वापस आ गए। 10 मार्च को गए थे और 10 सितंबर को आ गए, 2019 में गए थे, 2021 में आ गए। अब यहाँ पर निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो बेसिक कंडीशंस होती हैं हमारी वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। सबसे पहले हमें 182 दिन वाली शर्त देखनी होगी। तो 182 दिन वाली शर्त की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 10 सितंबर को वो आ गए थे भारत। तो अगर हम काउंट करते हैं, अप्रैल से काउंट करिएगा, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, बाकी के 6 महीने बचते हैं। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 6 महीने वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रहे होंगे तो 182 डेज की हमारी कंडीशन पूरी हो जाती है। आइए इसको लिखकर काउंट कर लेते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 10 सितंबर को आए थे तो सितंबर के कितने डेज आपके होंगे, क्योंकि 10 को आ गए थे तो इसको भी आपको काउंट करना है। तो कितने दिन बचेंगे, 30 का सितंबर होता है 30 डेज का, तो कितने दिन हो जाएंगे, 21 डेज हो जाएंगे। प्लस में आ जाएंगे, इसके बाद आ जाइए आप अक्टूबर, सितंबर के बाद अक्टूबर आएगा, कितने डेज का होता है, 31 का हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा। अक्टूबर के बाद नवंबर आ जाएगा, 30 दिन का हो जाएगा। तो उसके बाद आ जाएगा दिसंबर, कितने दिन का होगा, 31 डेज का। फिर आ जाएगा जैन भी हो जाएगा आपका 31 डेज का। उसके बाद आ जाएगा फेब में आपको ये देखना होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। फेब में आपके लिए होता है कि लीप ईयर है तो 29 डेज का होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो 28 डेज का होगा। अब यहाँ पर क्योंकि 2021 तो सितंबर है, अगर इसमें जाएंगे आप आगे तो फेब 2022 आएगा, ठीक है, फरवरी 2022। तो 2022 जो है वो लीप ईयर नहीं होगा। कैसे देखते हैं लीप ईयर, जो आपके 4 से डिवाइड हो जाता है पूरा वो लीप ईयर हो जाता है, जो डिवाइड नहीं होता वो लीप ईयर नहीं होता। यहाँ पर कंप्लीटली अगर आप 2022 को डिवाइड करेंगे 4 से तो पूरा डिवाइड नहीं होगा, पूरा हमारा डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीप ईयर नहीं है। तो कितने दिन की हो जाएगी फरवरी, 28 दिनों की हो जाएगी। फिर आपके मार्च के आ जाएंगे, मार्च के कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब इसको काउंट कर लीजिए, इसको काउंट करके हमें पता चल जाएगा कि 182 डेज हुए या नहीं हुए, 203 दिन हो जाएंगे। टोटल हमारे अगर देखेंगे तो 203 डेज वो इंडिया में रहे हैं और हमको कितने चाहिए थे, हमको सिर्फ 182 डेज चाहिए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, पहली हमारी आधार शर्त जो है वो पूरी हो जाती है। अब हमारी बेसिक कंडीशन पूरी हो गई, इसको एग्जाम में आपको इसी तरह लिखकर ही बताना होगा, एक एक सारे डेज आपको लिख करके काउंट करके बताना। उसके बाद यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इस तरह से वो 182 दिन वाली शर्त को पूरी करते हैं। अब हम देखेंगे कि अतिरिक्त शर्तें जो है वो पूरी कर रहे हैं या नहीं। तो अतिरिक्त शर्त की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हमें ये देखना होता है कि गत वर्ष में, पिछले के 7 वर्षों में वो 729 दिन 729 डेज भारत में रहे हैं या नहीं रहे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कि वो 20 वर्ष इंडिया में रहे थे, उसके बाद 2019 में गए थे। तो अगर हम पीछे के 7 वर्ष में जाएंगे तो वहां पर आसानी से हमारे 729 दिन की शर्त पूरी हो जाएगी। अगर हम दूसरी कंडीशन देखेंगे तो भी 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहो, वो भी पूरी हो जाएगी। तो इस तरह से ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि साधारण निवासी। जैसे कि आप आंसर में यहाँ पर देख रहे हैं, क्वेश्चन में आंसर जो दे रखा था वहां पर भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही निकल के आया। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना, अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपको लिख करके एक एक डिटेल वाइज दिखाना होगा वहां पर, और आंसर लास्ट में आपको लिख देना है कि अतः वो भारत में 2022 तेईस के लिए साधारण निवासी माने जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपकी अच्छी से समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है। अब नीचे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं आप लोग इसे सॉल्व करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपका आंसर आया कि समझ में आपको यहाँ पर आ ही गया होगा कि कैसे निकालना है, कैसे लिखना है। जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, विदेशी खिलाड़ी है मिस्टर जॉन, 2008-9 में प्रतिवर्ष भारत में क्रिकेट खेलने आता है और भारत में 120 दिन रहता है। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए उसकी निवासिक स्थिति क्या होगी।
120 दिन रह रहे हैं सिर्फ वर्ष में, एक वर्ष में 120 दिन रहते हैं, तो 182 दिन तो पूरी नहीं हुई, लेकिन 60 दिन की शर्त जो है, 60 डेज की शर्त जो है वो पूरी कर लेंगे। 60 डेज वाली पूरी करेंगे तो अब हमें ये देखना होगा कि उसके साथ में जो मिली हुई शर्त थी कि कम से कम पिछले 4 वर्षों में वो 1 वर्ष भारत में रहा हो, 365 दिन भारत में रहा हो। तो जब आकर वो 120 दिन रहते ही हैं हर वर्ष, तो 4 वर्षों में अगर पिछले देखेंगे हम तो 120 डेज को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 120 डेज को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कितना निकल के आता है, 480 दिन। तो 365 दिन वाली शर्त हमारी पूरी हो जाएगी, यानी कि हमारी जो आधार शर्त थी, जो हमारी बेसिक कंडीशन थी दूसरी वाली, वो पूरी हो रही है। और किसी को साधारण निवासी होने के लिए कम से कम कोई एक शर्त पूरी करनी जरूरी थी बेसिक कंडीशन में। तो यहाँ पर हमारी बेसिक तो फुलफिल हो गई, अब एडिशनल देखनी है जिससे हमें ये पता चले कि वो साधारण है या फिर असाधारण है। तो जब आपसे कह रहा है कि 2008-9 से वो हर साल आ रहे हैं इंडिया, पर ईयर आ रहे हैं इंडिया, तो अब हमारा 22-23 के लिए हमको देखना है। तो 22-23 से देखने के लिए अगर आप पीछे के वर्षों में जाएंगे तो पहली कंडीशन जो एडिशनल है, 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष भारत में रहा हो, तो 365 दिन यानी कि डबल कर दीजिए 365 दिन का, तो आपके 2 वर्ष निकल आएंगे यहाँ पर। इसी तरह से निकालते चले जाएंगे, पीछे आप जाएंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 दिन आ जाएंगे, तो 2 वर्ष तो हो ही गया ना। दूसरी शर्त भी पूरी हो जाएगी जो 7 वर्षों में 729 दिन भारत में रहा हो, तो दोनों ही एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो जाएंगी। तो क्या हो जाएंगे, वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे, साधारण निवासी हो जाएंगे, जैसे कि आपके आंसर में दे रखा है। अब आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है आप लोग सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट करिएगा कि आपका आंसर आया है, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट इसी तरह के डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं और आपको इसी तरह कैलकुलेट करके निकालना होता है। आइए चलते हैं अब इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट पे, जहाँ पर हमको इनकम को कैलकुलेट करना होता है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कब इनकम, कौन सी इनकम को माना जाएगा और किसके लिए टैक्सेबल माना जाएगा। आइए अब हम इसको समझते हैं। निवास स्थान के आधार पर कुल आय का क्षेत्र या कर भार, स्कोप ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस और इंसिडेंस ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए भी आपके 3 पॉइंट ही बनेंगे। ऑर्डिनरी रेजिडेंस वाला हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए भी आपके 3 ही पॉइंट बनेंगे, एक ऑर्डिनरी वाला हो जाएगा और दूसरा नॉट ऑर्डिनरी होगा और नॉन रेजिडेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि निवासी स्थिति तथा कर भार में संबंध होता है, क्योंकि उसी के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि कोई इनकम जो उन्हें जनरेट हो रही है, उन्हें मिल रही है, वो टैक्सेबल उनके लिए है उस प्रीवियस ईयर में या नहीं है। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंस को किस तरह की इनकम पर टैक्स देना होता है या किस तरह की इनकम उसकी इनकम में जोड़ी जाती है। पहली हो जाएगी जो उसे इंडिया में मिली हो। साधारण निवासी का एक बेसिक सा फंडा समझ लीजिए, अगर जो आपकी टैक्स फ्री इनकम नहीं है तो उसे बाकी सारी ही इनकम पर टैक्स देना ही पड़ता है। जितनी भी इनकम दे रखी होंगी बस वो एग्जेम्प्टेड नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी इनकम पर उसको टैक्स देना ही देना है। भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी गई हो या फिर समझी जाए, भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि एक साधारण निवासी है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, बस एग्जेम्प्ट जो होती है या टैक्स फ्री होती है उसको छोड़कर बाकी सारी ही इनकम पर उनको टैक्स देना होता है। तो आग बंद करके जितनी भी इनकम दे रखी होंगी क्वेश्चन में आपकी, सब में आपको कैलकुलेट करना, सब आप जो है उनके कॉलम जो बनेगा उसमें डाल दीजिएगा, क्योंकि सारी इनकम पर उनको टैक्स देना होता है। अतः एक साधारण निवासी विश्व में कहीं भी कमाई गई अपनी आय पर कर देने का दायी है। जैसे अभी मैंने पहले ही कहा था कि उसे सारी ही इनकम पर टैक्स देना होता है, चाहे वो इंडिया या इंडिया के बाहर वर्ल्ड में कहीं पर भी इनकम को अर्न कर रहा है। अब आ जाते हैं असाधारण निवासी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। इसमें जो आप ये पॉइंट पढ़ रहे हैं उपार्जित अथवा उदय हुई, अभी इसको हम समझेंगे कि ये दोनों पॉइंट क्या होते हैं। असाधारण निवासी के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, भारत से जो प्राप्त हुई हो, भारत में प्राप्त हुई समझी जाए, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई हो, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाए, भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई ऐसे व्यापार किया है जो भारत से नियंत्रित हो। अब देखिए क्या चेंज है, इनमें ये था कि इन्हें भारत के बाहर भी उपार्जित हो रही थी उस पर भी टैक्स देना था, लेकिन इनके लिए एक पॉइंट साथ में क्या कह रखा है कि सिर्फ उसे ऐसे ही बिजनेस की इनकम पर टैक्स देना है जो भारत से नियंत्रित होगा, जिसका जो बिजनेस है वो इंडिया से कंट्रोल्ड है, उसका जो मैनेजमेंट है वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। अगर उससे उसे इनकम प्राप्त हुई है, इनकम मिली है, तो ही वो उस इनकम पर टैक्स देगा। आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली ये बताया होगा
कि वो बिजनेस इंडिया से, भारत से नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है, मैनेजमेंट है उसका इंडिया से या नहीं है, तभी आप उसकी इनकम में शामिल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। क्या कहा है लास्ट में? अतः असाधारण निवासी को समस्त भारतीय आय पर तथा भारत में नियंत्रित विदेश की आय पर कर देना होता है। अब क्लियर हो गया होगा आपको। बाकी सारे पॉइंट सेम ही थे, बस जब बात आ रही थी इंडिया के बाहर की तो बस वहां पर एक पॉइंट चेंज था कि उसी इनकम पर टैक्स देगा जिस इनकम को भारत से जो मैनेज्ड है या फिर कंट्रोल्ड है। अब यहाँ पर बात जब अनिवासी की होती है, नॉन रेजिडेंट की होती है, तो वहां पर जो एक अनिवासी होता है उसको सिर्फ भारत से जो इनकम मिलेगी, भारत में प्राप्त हुई इनकम समझी जाएगी, भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई होगी या फिर भारत में उपार्जित अथवा उदय हुई समझी जाएगी। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको ये समझ में आया होगा कि जो अनिवासी है, जो नॉन रेजिडेंट है, उसको सिर्फ जो इंडिया से इनकम मिल रही है उस पर ही टैक्स देना होता है, बाहर से किसी भी तरह की कोई इनकम पर टैक्स उसे नहीं देना है। अब यहाँ पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पर कंबाइंड वही चीजें जो आपने पढ़ी थी उसको दे दिया है कि कौन सी इनकम किसके लिए टैक्सेबल है। यहाँ पर फर्स्ट से लेकर जो फोर्थ तक पॉइंट दे रखे थे, वो फोर्थ तक के पॉइंट सभी के लिए टैक्सेबल थे। सब में आप देख रहे हो हाँ लिखा है, सब में आप टिक समझ लीजिएगा, ये आपको सभी को देना है, ठीक है। लेकिन जो फिफ्थ पॉइंट दे रखा है वहां से आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो तथा भारत के बाहर ही उपार्जित तथा उदय हुई, परंतु जो भारत से नियंत्रित हो। तो आपने पढ़ा ही था नियंत्रित होगी, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी देना है और जो असाधारण निवासी है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, उन्हें भी देना है, लेकिन अनिवासी को नहीं देना होगा। सिक्स पॉइंट में कह रहा है कि आय जो गत वर्ष में भारत के बाहर प्राप्त हुई हो, भारत के बाहर उपार्जित लेकिन भारत से नियंत्रित, भारत में नियंत्रण उसका बाहर स्थापित, यानी कि नियंत्रण भारत में नहीं है उसका, तो सिर्फ साधारण निवासी को देना है, असाधारण अनिवासी दोनों को नहीं देना। अन्य किसी साधन से अदर सोर्सेस से इनकम मिली होगी, भारत के बाहर मिली है उसे, भारत के बाहर ही उत्पादित तथा उदय हुई हो, तो पहले ही पता है साधारण निवासी है तो उसे देना पड़ जाएगी, असाधारण अनिवासी को नहीं देना है। पूर्व वर्षों में भारत के बाहर प्राप्त तथा भारत के बाहर उपार्जित अथवा उदय हुई आय जो गत वर्ष में भारत लाई गई थी। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो आपके पास्ट से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है, भूतकाल की इनकम दे रखी हो, पूर्व वर्षों के नाम से दे रखा हो, तो उस इनकम को तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं माना जाता है, तो वहां पर सीधे सीधे एग्जम्प्टेड हो जाएगी आपकी। अब आपको समझ में आ गया होगा, आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये फॉर्मेट बना है ऐसे ही एज इट इज आपको बनाना है। अगर एक के लिए पूछेगा तो एक कॉलम ही बनेगा, दो के लिए पूछेगा दो कॉलम बनेंगे, तीनों के बारे में पूछेगा तो तीन कॉलम बनेंगे। बनाना सेम आपको इसी तरह से है। तो प्राप्त हुई क्या है, कैसे समझी जाएगी, आइए इसे देख लेते हैं एक बार। तो स्पष्टीकरण दे रखा है कि कौन सी इनकम प्राप्त हुई हो का क्या आशय होगा कि प्राप्त हुई वो जो है प्रथम बार प्राप्ति की बात हो रही है कि फर्स्ट टाइम उसे कहाँ पर वो इनकम रिसीव हो रही है, मिल रही है। तो प्राप्त हुई का मतलब होता है कि जो प्लेस है, वो स्थान, वो लोकेशन, वो जगह जहाँ पर उसे पहली बार वो इनकम मिलेगी, तो उससे अर्थ हो जाता है आपका प्राप्त हुई से कि सर्वप्रथम पहली बार जहाँ पर उसको इनकम मिली है। बाद में उसने कहाँ पर भेज दी उससे मतलब नहीं। जैसे कि इंडिया में कोई काम कर रहा था कोई व्यक्ति, उसे वही इंडिया में सैलरी मिल गई है, लेकिन जैसे कि कोई इंग्लैंड में काम करता है, इंग्लैंड में उसे सैलरी मिली, अब उसके बाद उसने इंडिया में भेजी, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर साधारण निवासी होगा तो उसके लिए तो टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन अगर असाधारण निवासी है तो वहां पर ये देखा जाएगा कि क्या वो बिजनेस इंडिया से कंट्रोल और मैनेज था, तभी वो इनकम उसकी जो है टैक्सेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अनिवासी है तो उसके लिए टैक्सेबल ही नहीं होगी। लेकिन अगर वो इंग्लैंड में जो उसे इनकम जो सैलरी मिली है वो डायरेक्ट वो भारत ही भेज देता है, वहां रिसीव नहीं करता, वो डायरेक्ट उसको भारत में ही मिलती है, तो क्या होगा, वो तीनों के लिए टैक्सेबल हो जाती है। तो यही चीज पॉइंट होता है, प्राप्त हुई हो कहाँ पर उसे मिली है, एक्चुअल में उसने रिसीव करी है। दूसरा पॉइंट जो इसमें बनता है कि प्राप्त की हुई समझी जाए, कि उसको माना जाएगा कि हाँ प्राप्त की है, तो इससे मतलब क्या हो जाता है कि कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं कि इस तरह की अगर इनकम होगी तो समझा जाएगा कि उसे प्राप्त हुई है। एक कर्मचारी जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का सदस्य होता है, उसके प्रोविडेंट फंड में वार्षिक वृद्धि, एनुअल इरेक्शन, यद्यपि कर्मचारी को वास्तव में प्राप्त नहीं होती, परंतु वह उसकी गत वर्ष में प्राप्त हुई आय माना जाता है। जैसे कि अगर आप आगे जो सैलरी चैप्टर सॉल्व करेंगे तो वहां पर जो आरपीएफ है उसको भी ऐड किया जाता है उसकी सैलरी में, तो वहां पर उसको डायरेक्ट तो नहीं मिलता है, लेकिन उसे ऐड किया जाता है क्योंकि प्राप्त हुआ समझा जाता है। अकाउंट में तो उसके जो पीएफ का अकाउंट होगा उसमें जो है पर ईयर ट्रांसफर होता रहता है, लेकिन
उसकी इनकम में भी कैलकुलेट किया जाता है, भले ही उसे डायरेक्टली इन हैंड नहीं मिलता है। फिर दूसरा पॉइंट जो इसमें बनता है कि अपमानित प्रोविडेंट फंड के हस्तांतरित शेष का कर योग्य भाग गत वर्ष में प्राप्त हुई माना जाता है। वही चीज है, जिस वर्ष में लाभांश घोषित अथवा वितरित किया जाता है उसी वर्ष आय मान लिया जाता है। उद्गम स्थान पर कर की कटौती, टीडीएस, अभी आप पढ़ेंगे आगे, काफी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। जब हम पांचों हेड से इनकम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल इनकम भी निकाल लेंगे, टैक्सेबल हो जाएगी, तब हम टीडीएस पढ़ेंगे। केंद्र सरकार द्वारा 1/1/2004 या इसके पश्चात या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा नियोजित व्यक्ति के खाते में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन स्कीम के अधीन संदर्भ राशि, जो इनकम जो पेंशन होती है, जो पेंशन जो ट्रांसफर की जाती है पर ईयर, गवर्नमेंट जो होती है आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट काट करके उससे पेंशन के तौर पर जो है अलग किया जाता है। बाद में वही चीज तो पैसा जो होता है पेंशन में आपको मंथली गवर्नमेंट देती है। अब तो पेंशन स्कीम खत्म हो गई है, लेकिन अब एनपीएस चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ये काम होगा। तो वहां पर प्राप्त की हुई समझी जाती है इनकम। उपार्जित अथवा उदय होना, इसका आशय आय प्राप्त करने के अधिकार से, वास्तव में प्राप्त होने से नहीं, कि आपको अधिकार हो गया है कि हाँ ये इनकम आपकी होगी। अब इसका एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि क्या होता है कि उपार्जित अथवा उदय होना माना जाने का क्या अर्थ हो जाएगा कि आय वास्तव में उपार्जित नहीं हुई है, किंतु अधिनियम के अनुसार उसे उपार्जित हुआ माना जाता है। तो कौन सी इनकम होंगी वो दे रखी है। आय को भारत में उपार्जित अथवा उदय हुआ माना जाएगा यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उपार्जित या उदय हुई हो, भारत में किसी व्यवसाय से के संबंध से या द्वारा, किसी प्रॉपर्टी से या उसके द्वारा, भारत में किसी आय की किसी संपत्ति का स्रोत से या द्वारा, भारत में स्थित एक पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से। ये सारे पॉइंट होते। समरी में ये समझ लीजिए कि उसको उस जो भी बिजनेस है, व्यापार है, भारत से रिलेटेड है, उसकी संपत्ति पर उसे इनकम उपार्जित हो गई है, यानी कि इनकम ये पता चल गया कितनी इनकम होगी, भले ही उसको इनकम डायरेक्टली रिसीव ना हुई हो, लेकिन मान लिया जाता है कि वो इनकम उसे होगी। वह वेतन जो भारत में कमाया गया हो, चाहे वो भारत के बाहर उसे मिले। वह सरकारी कर्मचारी को जो भारत का नागरिक है लेकिन विदेश में सेवा करता है और वेतन को प्राप्त करता है, यानी कि है तो इंडियन सिटीजन लेकिन वो भारत में काम कर, ऐसे कि बहुत से बैंक ऐसे हैं इंडिया के, नेशनलाइज बैंक है जिनके ब्रांचेस इंडिया के बाहर भी हैं, तो वहां पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में है तो वो गवर्नमेंट सर्वेंट इंडिया के ही ना। तो उनको जो इनकम मिल रही है उस इनकम की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उनको माना जाता है कि उपार्जित अथवा उदय हुई हो। इसी तरह आपके बाकी के पॉइंट भी दे रखे हैं, लाभांश हो जाएगा, सरकार द्वारा दे ब्याज हो जाएगा, तो इन सबको भी आय का उपार्जित तथा उदय होना माना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि वो किसकी इनकम में कैलकुलेट की जाएंगी, किसकी इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाएंगी। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। श्री नरेश शर्मा की गत वर्ष 2021-22 की आय का विवरण निम्न प्रकार है। यहाँ पर उनकी इनकम दे रखी है, इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन दे रखा है। इसको जो सॉल्व करना है आपको इंग्लिश में ही करना है। ये जो इनकम टैक्स आपकी है इसमें जितने भी न्यूमेरिकल आप लगाएंगे, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे आपको इंग्लिश में करने हैं। कंफ्यूज नहीं होना जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको, क्योंकि आपके इंग्लिश में क्वेश्चन दे रखा होता है, एज इट इज आपको वही नोट कर देना होता है। पहला पॉइंट दे रखा है कि इंग्लैंड में व्यापार से लाभ जो भारत में प्राप्त हुए 12,000 के, पाकिस्तान में मकान संपत्ति से आए भारत में प्राप्त हुई 2,000, बांग्लादेश में मकान संपत्ति से आए वहीं एक बैंक में जमा कर दी है, इंडोनेशिया में व्यापार से लाभ वहीं एक बैंक में जमा किए या व्यापार भारत से नियंत्रित था, आय भोपाल में उपार्जित परंतु सिंगापुर में प्राप्त है, भारत में व्यापार से लाभ, भूतकाल की बिना कर लगी हुई विदेशी आय जो गत वर्ष में भारत में लाई गई है। अब आपको यहाँ पर तीनों की ही इनकम निकालनी है, निवासी की, असाधारण निवासी और अनिवासी की। तो इसको आपको किस तरह से बनाना है, जैसे कि मैंने भी पहले ही बताया था कि 3 कॉलम बना लीजिएगा, उसी तरह से आइए देखिए और इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए आपको ऊपर क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर, जो भी होगा वहां पर नोट कर लीजिएगा। एक रेजिडेंट का कॉलम हो जाएगा, एक नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का और एक नॉन रेजिडेंट का हो जाएगा। जितनी भी इनकम आपके क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको पॉइंट वाइज यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। जो भी आपकी टैक्सेबल जिसके कॉलम में होगी उस इनकम को लिख दीजिए, नहीं है तो डैश लगा देना है। आइए देखिए पहला स्टार्ट करते हैं। इसमें हम प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंग्लैंड रिसीव्ड इन इंडिया, कि प्रॉफिट था बिजनेस का जो कि इंग्लैंड में ही क्या हुआ था, इंग्लैंड में व्यापार से जो लाभ था वो भारत में प्राप्त हुआ था, उसे मिला भारत में ही था, इंडिया में ही था। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने बात ये है कि कहाँ पर आपको इनकम मिली है, इनकम कहाँ पर मिली, जैसे कि अभी हमने समझा ही था, उपार्जित में और अर्जित वाली आय में मिली हमको डायरेक्ट वो इंडिया में है, हुई थी हमको इंग्लैंड में, लेकिन हमारे जो बैंक अकाउंट में आई हो या जिस भी हमको
सोर्स से मिली थी वो इंडिया में मिली थी, तो तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी। कितना अमाउंट था, क्वेश्चन में दे रखा था 12,000 का, तीनों के ही कॉलम में हम 12,000 का अमाउंट लिख लेंगे। सेकेंड पॉइंट में कह रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान रिसीव्ड इन इंडिया, कि जो पाकिस्तान में हमारा घर था या इनकम जो हाउस प्रॉपर्टी थी उससे हमको इंडिया में इनकम रिसीव हुई। यहाँ पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसीव जो हुई है वो डायरेक्ट इंडिया में हुई है, तो ये भी क्या होगा, तीनों के लिए ही टैक्सेबल होगी। तो तीनों के ही कॉलम में हमें 2,000 का अमाउंट दिखाना है। बस यहाँ पर ध्यान आपको ये रखना है कि डायरेक्ट इंडिया में रिसीव हुई। अगर कहे कि रिसीव हुई है पाकिस्तान में, भारत भेज दी गई, तो वहां पर सिर्फ जो आपके रेजिडेंट होंगे उनके लिए टैक्सेबल होगी, बाकी दोनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी। थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन बांग्लादेश डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर। देखिए अब यही बात मैं आप लोगों से बता रही थी कि अगर वहां पर ही रिसीव कर लिया है, बाद में जो है इंडिया भेजेगा, तो वो तीनों के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, सिर्फ वो निवासी रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर जैसे कह रहा था कि बांग्लादेश में ही एक बैंक में उन्होंने डिपॉजिट कर दिया है, इसलिए सिर्फ हम किसके कॉलम में दिखाएंगे, रेजिडेंट के कॉलम में। कितना अमाउंट था, 4,000 का, बाकी तीनों कॉलम में डैश कहां से हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडोनेशिया डिपॉजिटेड इन ए बैंक देयर दिस बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, कि प्रॉफिट हुआ है बिजनेस से, वो बिजनेस कहाँ था, इंडोनेशिया में था, और वहीं उस प्रॉफिट को डिपॉजिट कर दिया गया था वहीं के बैंक में, लेकिन जो बिजनेस था वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, तो एक बात तो क्लियर है, रेजिडेंट के कॉलम में तो आपको दिखाना ही है, तो सीधे सीधे 5,000 का अमाउंट हम रेजिडेंट के कॉलम में दिखा देते हैं। अब मेन जो कंफ्यूजन आती है इन दोनों के लिए आती है, क्योंकि वो बिजनेस जो था वो इंडिया से कंट्रोल हो रहा है, साफ साफ से क्वेश्चन में बता रहा है कि वो कंट्रोल इंडिया से हो रहा है। अगर कंट्रोल इंडिया से हो रहा है तो जो असाधारण निवासी होता है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होता है, उसके लिए भी टैक्सेबल वो इनकम होगी। तो 5,000 का अमाउंट आपका यहाँ पर भी आ जाएगा, लेकिन इंडिया में वो लाई नहीं गई है, ना ही इंडिया में उसको मिली है, इसलिए नॉन रेजिडेंट के लिए टैक्सेबल नहीं होगी, तो यहाँ पर हम डैश कर देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से ये। आइए फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं, इनकम अकर्ड इन भोपाल बट रिसीव इन सिंगापुर। इनकम जो उपार्जित हुई है भोपाल में हुई है, लेकिन रिसीव हुई है उसे सिंगापुर में। तो यहाँ पर भोपाल में उसको उपार्जित हुई थी, यानी भोपाल कहाँ है, इंडिया में ही है, रिसीव उसे सिंगापुर में हुई है, तो जितनी भी इनकम जो भारत में ही उपार्जित हुई समझी जाएगी, उस पर इन दोनों को ही टैक्स देना होता है, रेजिडेंट को भी, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट को भी। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, लेकिन साथ में ही जो नॉन रेजिडेंट है वो भी इसके लिए टैक्स देगा, क्यों, क्योंकि वो इंडिया में ही उपार्जित हुई थी, उपार्जित इनकम तीनों के लिए ही भारत में टैक्सेबल होती है। तो यहाँ पर ये 6,000 का अमाउंट हमारा तीनों के ही कॉलम में आएगा। उसके बाद 6 पॉइंट कह रहा है कि प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन इंडिया, बिजनेस जो प्रॉफिट है वो इंडिया में बिजनेस से हुआ है, तो तीनों के ही कॉलम में जाएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन ही नहीं है। 15,000 का अमाउंट जो होगा हम वो तीनों के ही कॉलम में दिखाएंगे। उसके बाद आगे जो पॉइंट कह रहा है, पास्ट अनटैक्स्ड फॉरेन इनकम ब्रॉड इनटू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो पहले मैंने बताया था कि पास्ट से रिलेटेड जितनी भी इनकम होती है, चाहे वो फॉरेन में हो, इंडिया में हो, किसी भी तरह की हो, उस पर टैक्स आपको नहीं देना होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डैश हो जाएगा। अब हम ग्रॉस टोटल कर लेंगे यहाँ पर कि किसका कितना निकल के आ रहा है। तो जब हम टोटल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर रेजिडेंट का अमाउंट ज्यादा ही आएगा। आइए टोटल करते हैं इसका कितना आता है। टोटल करने पर रेजिडेंट का आ जाएगा हमारा 44,000, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट का आ जाएगा 40,000 और नॉन रेजिडेंट का आ जाएगा 35,000। नीचे डबल लाइन हो जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स में जब आप ग्रॉस टोटल कर रहे होते हैं तो वहां पर हमको ये सिंबल होता है कहाँ से कि आपने यहाँ पर ग्रैंड टोटल किया है, डबल लाइन का।
तो इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, अगर जो एक कॉलम से प्रेसिडेंट पूछा होता तो ये वाला कॉलम बनता, अगर सिर्फ इन दोनों को पूछा होता तो ये 2 कॉलम और तीसरा वाला भी होता। आप लाइंस भी यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करिएगा और इसमें बताइएगा मुझे कि आप लोग का कितने आंसर आया है, कितना रेजिडेंट में आया है, कितना नॉट ऑर्डिनरी में आया है और कितना नॉन रेजिडेंट में आया है। जो नेक्स्ट वीडियो इसमें आएगी, इसमें हम पढ़ेंगे टैक्स फ्री इनकम क्या होती है, इसके बारे में। वहां पर इसका आंसर मैं आप लोग को करवाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इसका आंसर चाहिए है या किस तरह से सॉल्व करना है। और आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा इसको सॉल्व करके, जितना भी आपका आंसर आ रहा होगा तीनों में मुझे कमेंट करिएगा आप लोग, जिससे मुझे ये समझ में आए कि आपको कितना अच्छे से समझ में आया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।